सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम विराम चिन्ह के विषय में चर्चा करेंगे। आपको पता है विराम शब्द का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ है विश्राम या आराम करना या रुकना। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी प्राणी लगातार कार्य नहीं कर सकता। हर प्राणी को कार्य करते समय बीच बीच में आराम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हम बातें करते हैं या अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। लेकिन अगर वही बात हमें लिख कर बतानी हो तो हम यह कैसे बताएं कि हमें कहाँ रुकना है या हम कहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, किस बात से हम हैरान हैं, खुश हैं, आश्चर्यचकित हैं। तो इन सब बातों को लिखते समय या हम कहें कि लिखते समय इन्हीं भावों को प्रकट करने के लिए या हम कह सकते हैं कि अपनी बात को सही सही तरीके से समझाने के लिए लिखित भाषा में कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो एक बार देखिए आप, विराम का अर्थ होता है कुछ देर के लिए रुकना। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विराम चिन्ह। आपको पता है बेटा, भाषा में विराम चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक न किया जाए तो वाक्य के अर्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि विराम चिन्ह के गलत प्रयोग के कारण अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है। इस बात को मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ। तो बच्चों, आपके सामने मैंने एक ही वाक्य को 2 बार लिखा है। देखिए, जो स्क्रीन पर आपको वाक्य दिखाई दे रहा है, क्या उसमें कोई भी शब्द अलग लिखा है? मैंने दोनों वाक्यों में, दोनों में शब्द एक समान लिखे हुए हैं ना, एक जैसे लिखे हुए हैं। लेकिन विराम चिन्ह के प्रयोग से दोनों वाक्यों का अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत निकलेगा। जैसे पहला वाक्य देखते हैं हम, उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पर रोको के बाद में मैंने अल्प विराम लगाया है। और दूसरा वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो, और दूसरे वाक्य में मैंने मत शब्द के बाद अल्प विराम लगाया है। तो पहले वाक्य का देखो क्या अर्थ निकला, उसे रोको मत जाने दो, यानी कि जो व्यक्ति जा रहा है उसे रोक लो, जाने मत दो उसे। और दूसरे वाक्य में जब मैंने अल्प विराम का स्थान बदल दिया तो उस वाक्य का क्या अर्थ निकला, उसे रोको मत जाने दो, यानी कि जो व्यक्ति जा रहा है उसे नहीं रोकना है, जाने दो उसे। तो देखा आपने, आपको समझ आया कि भाषा में विराम चिन्ह का क्या महत्व है। चलिए अब बात करते हैं कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। हमारा पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए कुछ इस प्रकार होता है, एक खड़ी रेखा। ठीक है, तो पूर्ण विराम किसे कहा जाता है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्य के पूरा होने पर करते हैं, यानी कि जहाँ हमारा वाक्य पूरा हो जाए, जहाँ हमारी बात पूरी हो जाए, तो वहाँ पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए आप। पहला वाक्य है, मुझे भूख लगी है, तो है के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम आया। दूसरा है, हमारे शहर में कई मंदिर हैं, तो हैं के बाद जहाँ हमारा वाक्य खत्म हुआ उसके बाद में हमने लगाया
पूर्ण विराम। तीसरा है मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आपने देखा तीनों उदाहरण में जहाँ एक वाक्य खत्म हो गया है, एक वाक्य समाप्त हो रहा है, तो वहाँ पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। दूसरा है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह देखिए कुछ इस प्रकार होता है। इसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? कोमा, है ना। तो अब देखिए कि हम अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं। जब वाक्य में अपनी बात कहते हुए हम कम समय के लिए, अल्प का मतलब होता है कम समय के लिए रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। या हम कह सकते हैं कि बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। और अल्प विराम का प्रयोग आपको पता है कि वाक्य में कई तरीके से होता है। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि जहाँ एक से अधिक समान महत्व के शब्द आए, यानी कि वाक्य में एक से ज़्यादा संज्ञा शब्द आए, चाहे वो फलों के नाम हो, प्राणियों के नाम हो, जगहों के नाम हो, कुछ भी हो, तो एक से ज़्यादा जब वहाँ पर आते हैं तो दो शब्दों के बीच में, दो संज्ञा शब्दों के बीच में हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें पहला उदाहरण है, माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई। तो देखा आपने, पनीर के बाद अल्प विराम, कोफ्ता के बाद अल्प विराम, आलू के बाद अल्प विराम। तो इस तरह से इन शब्दों को अलग करने के लिए हमने क्या लगाया? अल्प विराम। और या हम कह सकते हैं इसका दूसरे तरीके से प्रयोग कैसे होगा कि जब दो समान महत्व के शब्द या दो जोड़े वाले शब्द जहाँ आते हैं, उन जोड़ों को अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। तो यहाँ पर कौन कौन से जोड़े आए? दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची। और तीसरा प्रकार से जैसे हम अल्प विराम का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं कि जहाँ किसी को संबोधित किया जाता हो, संबोधन वाले शब्दों में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो कैसे? जैसे अगर हम अपने दादाजी से कह रहे हैं कि दादाजी हमें कहानी सुनाओ, तो यहाँ पर दादाजी के बाद क्या आएगा? अल्प विराम। अरे तुम रुक जाओ, तो वहाँ भी अरे शब्द के बाद क्या आएगा? अल्प विराम, है ना। और इसी प्रकार अगर किसी वाक्य की शुरुआत हाँ या नहीं से हो रही है, तो वहाँ भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और उन वाक्यों में अल्प विराम कहाँ लगता है? हाँ के बाद और नहीं के बाद। जैसे कि आपके स्क्रीन पर उदाहरण भी दिख रहे हैं। हाँ, मैंने सारा काम कर लिया। नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। तो देखा आपने, जिन वाक्यों की शुरुआत हाँ या नहीं के बाद, हाँ या नहीं से होती है, वहाँ हाँ और नहीं शब्द के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो समझ आया आपको अल्प विराम? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ बहुत सारे संज्ञा शब्द हों, उन शब्दों को अलग करने के लिए, या कहीं शब्दों के समान पदों वाले शब्दों के जोड़े हों, उन जोड़ों को अलग करने के लिए, या कोई संबोधन वाले शब्द हो उनके लिए, या किसी वाक्य की शुरुआत हाँ नहीं से हो रही हो, तो हाँ या नहीं के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, और इसका चिन्ह भी देखिए स्क्रीन पर। जिस वाक्य में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा गया हो, तो वहाँ वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? यह दीवार कैसे टूट गई? तो देखा हमने कि जहाँ हम किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछते ही वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, ताकि जिससे स्पष्ट हो जाए कि हमें
कोई प्रश्न हमारे द्वारा कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी पूर्ण विराम की तरह ही खड़ी रेखा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह में खड़ी रेखा के नीचे एक बिंदु भी लगता है। और विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य में कहाँ करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रकट करने वाले शब्दों के बाद किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि बात करते समय जब हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं, तो ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, और ये शब्द होते कौन से हैं? विस्मय आदि बोधक वाले शब्द होते कौन से हैं? अरे, वाह, शाबाश, छी, वाह। तो ये जो शब्द हैं ये किस में आते हैं? विस्मय आदि बोधक। ठीक है, तो पहला उदाहरण जैसे कि इस पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, छी, कितनी गंदगी है। यहाँ कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? घृणा का। दूसरा है, वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा है ना? तो यहाँ वाह, खुशी भी, तारीफ भी। और अगला है, हाय, मेरी साड़ी फट गई। तो यहाँ हम कौन सा दुख का भाव है? जब किसी चीज़ का नुकसान होता है तो दुख होता है ना? तो ये है हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यानी कि जहाँ हम अपने मन के भावों को, जैसे खुशी, घृणा, आश्चर्य, शोक मतलब दुख, ऐसे भावों को प्रकट करते हैं जिन शब्दों के द्वारा, तो उसमें उन शब्दों के बाद में हम विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह। चलिए एक बार फिर हम देखते हैं। पढ़ने या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। बात के सही अर्थ को समझने के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। समझ में आया बच्चों? तो अब आप अपनी व्याकरण लतिका में इस पाठ का पठन करें और इसका अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास करें।